स्मार्टन मैन दुनिया के सबसे मिस्टीरियस केसों में से एक केस। क्या मरने वाले की पहचान कर पाई पुलिस? लाश के पास मिले पन्ने का राज क्या था? आखिर सबूतों ने किस तरह उलझाया जांच अधिकारियों को? जानेंगे सब कुछ डिटेल के साथ इस कहानी में। बस आपसे है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड शहर, 1 दिसंबर सन 1948 की रात। समुद्र किनारे एक शख्स बेसुध पड़ा हुआ था। पहले आसपास के लोगों को लगा कि कोई शराबी है, लेकिन जब दूसरे दिन यानी 2 दिसंबर की सुबह तक वो टस से मस नहीं हुआ तो लोगों को हैरानी हुई। किसी ने पुलिस को फ़ोन लगा दिया। पुलिस आई तो पता चला कि वो शख्स मर चुका था। पुलिस को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस केस को हाथ लगाने जा रही है वो आगे चलकर दुनिया के सबसे मिस्टीरियस केसों में से एक साबित होगा। मरने वाले शख्स के बारे में जानकारी जुटाने के लिए दुनिया भर की एजेंसियां लगा दी गईं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। वो था कौन और मरा कैसे? कहने को तमाम सुराग हाथ लगे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। इस तरह से 250 लोगों ने दावा किया कि वो मरने वाले के बारे में जानते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर सब पीछे हट गए। पुलिस को लाश की तलाशी के दौरान कपड़ों की जेब से एक किताब का सबसे पिछला पन्ना मिला, जिस पर लिखा हुआ था तमाम शुद्ध। ये फारसी का शब्द है जिसका अर्थ है समाप्त। जिस किताब से इसे फाड़ा गया था उस किताब का नाम है उमर खयाम की रुबाइयाँ। मरने वाले के पास से पुलिस को कई और चीज़ें भी मिली। 7 अलग अलग ब्रांड की सिगरेट, ट्रेन और बस का टिकट, एक च्युइंगम, माचिस की एक डिब्बी। इन सब चीज़ों के ज़रिए मौत का राज खोलने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस जिस भी चीज़ को सबूत मानकर आगे बढ़ती उसी में उलझ जाती। अब पुलिस को इंतज़ार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तो दावा किया गया कि उस शख्स की मौत नेचुरल तरीके से नहीं हुई है, लेकिन मौत हुई कैसे ये साफ नहीं हुआ। इस रिपोर्ट ने मामले को और उलझा दिया। एक गवाह ने बताया कि 30 नवंबर की शाम को उसने उसी जगह जिस जगह लाश मिली थी एक व्यक्ति को पीठ के बल लेटे हुए देखा था। सन 1959 में एक और गवाह सामने आया। उसने पुलिस को बताया कि उसने और 3 अन्य लोगों ने लाश मिलने से एक रात पहले एक आदमी को सोमरटन पार्क समुद्र तट पर दूसरे आदमी को अपने कंधे पर ले जाते देखा था। इस केस में आता है एक नया मोड़ जब मिलता है एक और सुराग। 14 जनवरी 1949 को एडिलेड रेलवे स्टेशन पर एक भूरे रंग का सूटकेस मिलता है जिसका लेबल हटा दिया गया था। उसमें रोज़मर्रा के यूज़ की चीज़ों के साथ एक बारबोर ब्रांड का नारंगी लच्छेदार धागा मिला। ये वैसा ही था जैसा कि मरने वाले व्यक्ति ने पहने हुए पतलून की जेब में अस्तर की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया था। कपड़ों पर मौजूद सभी पहचान चिन्ह हटा दिए गए थे, लेकिन पुलिस को टाई पर कीन के साथ 3 डाई क्लिनिक निशान मिले। पुलिस को लगा था कि वह इस सूटकेस से मामला सुलझा लेगी, लेकिन इसमें रखे सामान के आधार पर जो छानबीन की गई वो किसी काम नहीं आई। ये साबित नहीं किया जा सका कि ये सूटकेस उसी शख्स का था। अब पुलिस ने दूसरी लाइन पर काम शुरू किया और एक अभियान चलाया। उसने उस किताब को तलाशने का प्रयास किया जिससे वो पन्ना फाड़ा गया था। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति सामने आया और बताया कि वो किताब उसके पास है। उस व्यक्ति का नाम था फ्रांसिस। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे ये किताब अपने एक दोस्त से इसी तरह फटे पन्ने के साथ मिली थी। वो फटा पन्ना और किताब का वह हिस्सा मैच कर गया। ये तय हो गया कि वो वही किताब है। पुलिस को लगा कि मामला सुलझ रहा है, लेकिन यहाँ से एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। इस किताब के पिछली कवर पर 2 टेलीफोन नंबर और एक कोडेड मैसेज लिखा था। इसके बाद फ्रांसिस को पुलिस के सामने सच बताना पड़ा। उसने कबूला कि उसे ये किताब अपने दोस्त से नहीं मिली थी, बल्कि उसने चुराई थी। एक लावारिस खड़ी कार की पिछली सीट पर यह किताब पड़ी हुई मिली थी। अब पुलिस को लगा कि यदि टेलीफोन नंबर और कोडेड मैसेज सुलझा लिया जाए तो इस रात से पर्दा उठ सकता है। दुनिया के तमाम जानकारों से कोडेड मैसेज डिकोड करवाए गए, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। 2 टेलीफोन नंबर में से एक किसका है ये तो पता नहीं चला। दूसरे के बारे में ज़रूर जानकारी मिली। वो नंबर था एक नर्स का जिसका नाम था थॉमसन। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसका नंबर किताब के पिछले हिस्से पर कैसे आया। नर्स ने यह भी बताया कि जिस रात उस शख्स की मौत हुई उस रात उसके घर पर कोई उससे मिलने आया था,
लेकिन वो घर पर नहीं थी। किताब के बारे में पूछने पर नर्स ने बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उसने ऐसी एक किताब खरीदी थी। बाद में उसने वो अपने बॉयफ्रेंड बॉक्सल को गिफ्ट में दे दिया था। पुलिस को लगा कि शायद मरने वाला शख्स बॉक्सल है, लेकिन नर्स ने लाश को देखकर पहचानने से इनकार कर दिया और उसके बाद सन 1949 में बॉक्सर सिडनी में पाया गया था और रुबाइयात की जो किताब उसके पास मौजूद थी उसमें आखिरी पन्ना भी मौजूद था, यानी कि बॉक्सर का इस केस से कोई लेना देना नहीं था। लाख कोशिशों के बावजूद भी पुलिस ये पता लगाने में नाकाम रही कि आखिर मरने वाला शख्स था कौन। आखिरकार 14 जून सन 1949 को सोमरटन मैन को दफना दिया गया, लेकिन अभी ये केस दफन नहीं हुआ था। अभी इस केस में बहुत से राज खुलने बाकी थे। इस मामले पर गैरी फेल्टस ने कहा कि जब उन्होंने 2002 में थॉमसन का इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने पाया कि वो या तो कुछ नहीं जानती थी या इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती थी। फेल्टस का मानना था कि थॉमसन सोमरटन व्यक्ति की पहचान जानती थी। थॉमसन के बेटे ने भी 2014 में चैनल 9 को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि उसे विश्वास है कि उसकी मां सोमरटन मैन को जानती थी। नर्स थॉमसन की 2007 में मौत हो गई। उनके 3 रिश्तेदारों ने चैनल 9 करेंट अफेयर्स प्रोग्राम को इंटरव्यू दिया और उनका मानना था कि सोमरटन मैन रॉबिन के पिता थे, जो कि थॉमसन का बेटा था। ये मामला उलझता जा रहा था। अब ये केस दुनिया भर के लिए एक रहस्य बन गया था। आखिरकार मार्च 2009 में प्रोफेसर डेरिक एबेट के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड की एक टीम ने कोड को तोड़कर और डीएनए के परीक्षण के लिए शव को कब्र से खोदकर निकालने का प्रस्ताव देकर मामले को सुलझाने का प्रयास शुरू किया और आखिरकार उनका प्रयास सफल हुआ। 26 जुलाई 2022 में एबट ने घोषणा की कि वो और कोलिन फिट्जपैट्रिक ने निर्धारित किया कि सोमरटन मैन का नाम कार्ल चार्ल्स वेब था, जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। वेब का जन्म 16 नवंबर सन 1905 को मेलबर्न के एक इलाके फोर्टस्क्रे में हुआ था। वह अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। एबट ने ऑस्ट्रेलियाई पुलिस द्वारा बनाए गए प्लास्टर डेथ मास्क में पाए गए बालों के स्ट्रैंड से अपनी डीएनए पहचान का दावा किया। वेब के 2 दूर के चचेरे भाइयों से डीएनए मैच कर गया। 2022 में वेब के जीवित रिश्तेदारों में से कोई भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। शुरुआती जांच में वेब की मौत से पहले की कोई तस्वीर नहीं मिली थी, लेकिन आगे की जांच में सन 1921 में स्वाइनबर्ग यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम की तस्वीर में उनकी तस्वीर का पता चला, लेकिन ये साफ नहीं हुआ कि क्या वो तस्वीर वाकई वेब की थी। और फिर नवंबर 2022 में ऑस्ट्रेलियन स्टोरी से पता चला कि 1920 की वेब की तस्वीरें एक वेब फैमिली फ़ोटो एल्बम में मिली। कुछ सवाल अब भी लोगों के जहन में मौजूद हो सकते हैं कि आखिर सोमरटन मैन के पास से जो कोड मिले और फ़ारसी का वो शब्द तमाम शुद्ध और कपड़ों पर लिखा कीन का क्या मतलब हो सकता है। इन सब सवालों के जवाब आपको आगे की कहानी सुनकर पता चलेगा। वेब की एक बहन का विवाह थॉमस गेराल्ड कीन से हुआ था, जिनका एक बेटा था जॉन, जो किसी समय अमेरिका में रहते थे। इससे ये समझा गया कि सोमरटन मैन ने अमेरिकी मूल के कपड़े क्यों पहने थे और उन पर कीन नाम क्यों लिखा हुआ था। शायद वह कपड़े उनके बहनों या भांजे ने गिफ्ट किए थे। जॉन की सन 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मौत हो गई थी और उसी साल वेब ने अपने एक भाई को भी खो दिया था। एबट के शोध से संकेत मिलता है कि वेब को घोड़ों पर दांव लगाने में मज़ा आता था और वो कोड घोड़ों के नाम हो सकते थे। साथ ही वो कविता के भी शौकीन थे और खुद पर भी कई कविताएं लिखी थीं। एबट और कोलिन फिट्जपैट्रिक का मानना है कि 7 वर्षों में 4 करीबी रिश्तेदारों को खोने के बाद वेब को मानसिक समस्याएं थीं। वो शदीद डिप्रेशन में थे, जिसकी वजह से उन्होंने खुद जहर खाकर ली थी। सबकी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान ज़िंदगी को ही ख़त्म कर ले। मेरा मानना है कि ज़िंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार करती है।